जय हिंद बच्चों। बेटा, उम्मीद करते हैं पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। और जो हम लोग सीरीज शुरू किए हैं टॉप क्वेश्चंस की, ठीक है, उन टॉप क्वेश्चंस में आज हम लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो कौन सा लेके हम लोग आ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कई बच्चों का भी ये डाउट था, कई बच्चे भी कमेंट में बोले थे हमसे कि सर जो है जेनेटिक्स कब शुरू करेंगे, जेनेटिक्स के क्वेश्चन कब बताएंगे। और ये आप ये समझो कि आपके पूरे बायो का मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट। जितनी भी पूरी बायो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आपके आते हैं और आसान क्वेश्चन आते हैं। बच्चों को इसमें पता नहीं क्यों बहुत डाउट ही रहता है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। बिना टाइम को हम लोग वेस्ट किए बेटा आगे चलते हैं अपने एक एक स्लाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेंडल की बायोग्राफी, मेंडल के बारे में। तो मेंडल का जो वास्तव में जो पूरा नाम होता है वो क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इनका जो बर्थ हुआ था बेटा, जो मेंडल का जन्म हुआ था, ये कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 को। 22 जुलाई 1822 को जो है इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये चर्च में फादर हुए। ओके, चर्च में ये फादर हुए। फादर होने के बाद ये अपने स्टडी करने के लिए बाहर चले गए। ये कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ वीना। और वहाँ पे इन्होंने स्टैटिक्स और नेचुरल साइंस में अपनी पढ़ाई की है। उसके बाद मंडल जो है एज फिजिक्स टीचर वर्क का काम किए। ठीक है, एज फिजिक्स टीचर कितने साल, लगभग 12 साल तक इन्होंने फिजिक्स पढ़ाया। फिर उसके बाद दोबारा लौट के आए और वहाँ पे फिर से ये थॉमस मॉनेस्ट्री रूम में ही क्या हो गए, ये मॉन्क हो गए। फिर से वहीं पे फादर का काम करने लगे। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया 1856 और कब तक रन किए, 1863 तक। 1856 से लेके 1860 तक इन्होंने क्या किया बेटा, अपने एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल प्लांट इनका क्या था, पाइसम सेटाइवियम। ध्यान देना क्या था, पाइसम सेटाइवियम। एक चीज़ ये भी याद रखो, पाइसम सेटाइवियम में 7 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट। और फिर इसके बाद इनकी जो पब्लिकेशन इन्होंने किया, पब्लिकेशन किया अपने कॉन्सेप्ट का 1865 में। और मंडल की डेथ हो गई 1884 में। लेकिन फिर भी मंडल को अभी वो रिकॉग्निशन नहीं मिला था। वो तो भला हो, ये 3 साइंटिस्ट का, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रिज एंड शेरमैक, 1900 में ये तीनों अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। और एक्सपेरिमेंट करके ये बात प्रूफ की है कि नहीं भाई, मंडल साहब जो कहे हैं वो बहुत बड़ी बात करके गए हैं। ओके, तो आप सोचो पब्लिकेशन हुआ था कब, 1865 में। और ये दोबारा कब से जो है आ रहा लोगों के बीच में, 1900 में। तो आप ये समझो कि लगभग 35 ईयर्स का गैप था। कितना, 35 ईयर्स का गैप था इसमें। ठीक है ना। अब आता है एक क्वेश्चन की, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन इन जेनेटिक्स। मॉर्गन का जो है ये, मॉर्गन जो थे, थॉमस हंट इनका पूरा नाम था। एंड नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया ड्रोसोफिला पे। किस पे किया, ड्रोसोफिला मिलेनो गैस्टर पूरा नाम था, ड्रोसोफिला मिलेनो गैस्टर। उस पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया। और वही है ना कि इनका जो मॉडल ऑर्गेनिज्म था, मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या था, वो फ्रूट फ्लाई थे। और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, किसमें किसमें, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की डिस्कवरी की है। जो मेल फ्रूट फ्लाई का वाइट आई का म्यूटेशन होता है वो इनका काम रहा। फिर इसके बाद एक्स क्रोमोसोम के जो ट्रेट्स होते हैं लिंक्ड होते हैं, यानी कि एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा। ह्यूमन का जो कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया डिजीज होता है उसको एक्सप्लेन किया इन्होंने। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन लिंकेज, और फिर एंड आफ्टर दैट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज मैप या जीन मैपिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। और फिर उसके बाद मेंडेलियन जेनेटिक्स विद साइटोलॉजी, मतलब कि क्रोमोसोम की स्टडी के बाद मेंडल को उससे इन्होंने क्या किया, जोड़ा, जिसका आज भी यूज होता है कहाँ पे, जेनेटिक्स एंड बायो टेक्नोलॉजी में। ओके, तो अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्रेड सेलेक्टेड बाय मेंडल, नेम देम। मेंडल कौन कौन से प्लांट को लिए थे। तो एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे ट्रेट लिखा गया है, ठीक है ना। दो दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटा कैरेक्टर, ठीक है, एंड दूसरा कौन होता है, ट्रेट होती है। ओके, अब देखो, जैसे सपोज करो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आपका हेयर है, ठीक है, आपका बाल है। कुछ लोगों का हेयर क्या हो, कैसा हो सकता है, कर्ली हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों का कैसा टेक्सचर हो सकता है, वेवी हो सकता है। कुछ लोगों का हेयर कैसा हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है ना, स्ट्रेट हो सकता है। तो अब देखो, कर्ली, वेवी या स्ट्रेट, ये सब क्या है, ये वास्तव में दीज आर द ट्रेट्स। ये क्या है, ये ट्रेट्स हैं। जबकि हेयर क्या है, यहाँ पे
हेयर क्या है बेटा, यहाँ पे हेयर कैरेक्टर है। ऐसे ही एग्जाम्पल है जैसे ईयर लोब का, इसका एग्जाम्पल ईयर लोब, ईयर लोब फ्री भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड ईयर लोब फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। फ्री मतलब ये इस तरीके से है अगर ऐसे, और फ्यूज्ड का मतलब ये डायरेक्टली अटैच हो जा रहा है ना। तो ईयर लोब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ईयर लोब आपका रिप्रेजेंट कर दे रहा है कैरेक्टर को, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरेक्टर, जबकि ये फ्री एंड फ्यूज्ड क्या कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट, ट्रेड्स को। तो एक बात देखो, कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन वाइल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय एलील। अभी हम लोग पढ़ेंगे एलील या ये ट्रेट क्या होते हैं। तो इन्होंने जो लिया वो 7 ट्रेट थे, 7 कैरेक्टर थे, ध्यान देना 7 कैरेक्टर थे, और एंड ट्रेट कितने थे, 14। तो देखो स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, ठीक है, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, पॉड फॉर्म या पॉड शेप, एंड सीड कलर एंड सीड शेप, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो टॉल, ये है आपके इधर वाले पूरे डोमिनेंट और इधर वाले कौन है, पूरे रिसेसिव है। स्टेम हाइट में टॉल एंड ड्वार्फ या शॉर्ट, फ्लावर के पोजीशन में एक्सियल एंड टर्मिनल, फ्लावर का कलर पर्पल एंड वाइट, पॉड का कलर ग्रीन एंड येलो, ठीक है ना, ये चीज़ आप देख रहे हो, ठीक। तो ये 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट माने होता है बेटा कि टॉल है, टॉल का जो है ये ड्वार्फ, और ड्वार्फ के लिए टॉल, ओके। फिर क्वेश्चन आता है मंडल भाई अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया। तो ये होता है कि इसको हम लोग आसानी से कहीं पर ग्रो कर सकते हैं, लाइफ स्पेन इसकी छोटी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, एक बार में बहुत ढेर सारे सीड प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो इसके करेक्टर या ट्रेड्स हैं वो आसानी से देखे जा सकते हैं, ठीक है, और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता, आसानी से इसको ग्रो किया जाता है, कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारे रीजन थे कि जिसके लिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को सिलेक्ट किया, दैट वाज पाइसम सटाइवम, ओके। और ये पाइसम सटाइवम कैसी पी थी, ध्यान देना गार्डन पी, ये अंडरलाइन कर दिए लोग, ठीक है, क्या थी, गार्डन पी थी, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग के पास आता है कि मेंडल के सक्सेस का क्या रीज़न था। मेंडल के सक्सेस के कई रीज़न थे, जैसे पहला तो ये उन्होंने पाइसन से टाइगम को सेलेक्ट किया, ठीक है, पपीता लिए होते तो पता नहीं ना, पपीता अगर ले लिए होते मटर की जगह तो पता नहीं, क्या पता ऐसा कुछ आता कि नहीं आता कुछ, ठीक। तो एक ये भी रीज़न था कि उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, और इसके चलते जो है इसके ट्रेड्स आसानी से दिख गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब उसके चलते ये फ़ायदा हुआ कि पॉलिनेशन कंट्रोल में रहा उनके, और प्योर लाइन को इन्होंने क्या किया, ट्रू लाइन यानी कि ट्रू ब्रीडिंग को इन्होंने डेवलप किया। और फिर इसके बाद जो है स्टडी ऑफ वन ट्रीट एट ए टाइम, एक बार में इन्होंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी की, बहुत सारे सबको एक साथ नहीं कि भैया हम यह खा लें, यह खा लें, यह खा लें, यह खा लें ना, एक बार में एक चीज़ खाएंगे भैया। अगर प्लांट हाइट पकड़ लिए हैं तो जब तक प्लांट हाइट से सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक इसको छोड़ने वाले नहीं है। अरे भाई साहब आप सोचो ना, कितने साल स्टडी किए इन्होंने, 7 साल पूरा स्टडी किया था, ठीक है। या तुम जो है दो टेस्ट में नंबर कम आता है तो तुमको लगता है अरे भैया हमारी दुनिया लुट गई, दुनिया बर्बाद हो गई, अरे मुझे माई हो अब क्या होगी ना तो ये चीज़ नहीं था मेंडल के साथ, और मेंडल की सफलता का एक ये भी रीज़न था कि इनके अंदर जो है पेशेंस, जिसको धैर्य कहते हैं, ठीक है, पेशेंस जो है इनके अंदर बहुत था, जैसे धैर्य हमारे बेटे का नाम है, ठीक है। तो और फिर इसके बाद जो सैंपल साइज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिया, मैथमेटिक्स का और स्टैटिक्स का यूज़ किया इन्होंने जेनेटिक्स में, ये भी एक रीज़न था। और उनके पास जो भी रिकॉर्ड था उसका, जो भी डेटा था उस डेटा का पूरा उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड रखा। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इतना सब होने के बावजूद भी भाई मेंडल का वर्क कई सालों तक अनरिकग्नाइज्ड रहा, इसका क्या रीज़न रहा। तो इसमें भी बहुत सारे रीज़न है कि लैक ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस, ठीक है, एंड जेनेटिक्स एट दैट टाइम, no knowledge of chromosome and meiosis, his paper was ahead of its time ना, limited circulation of his research, मेंडल स्टॉप रिसर्च लेटर का कुछ समय के बाद इन्होंने अपने रिसर्च को स्टॉप कर दिया था। लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिपीटेशन बाई अदर्स, मतलब आज ये होता है ना कि अगर कोई एक चीज़ किया तो उसको जो है कुछ ही समय में लोग कॉपी करने लग जाते हैं, लेकिन मेंडल के समय वैसे नहीं था। मेंडल भाई इकलौते विरले ऐसे थे जिन्होंने जो भी काम किए अपने किए, इनकी डेथ के भी सोचो 16 साल बाद आगे का काम हो रहा है ना। तो ये पढ़ लेना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं वेस्ट करेंगे, आप पढ़ लेना इसको, स्लाइड देख के लिख लेना पूरा। तो
अब क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन जेनेटिक्स। तो पहला तो यही हो गया कि जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या होता है, कोई भी करेक्टर है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं इनहेरिटेंस। एंड इनहेरिटेंस इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। किसकी यूनिट है ये बेटा, हेरिडिटी की। वेरिएशन क्या होता है, सपोज करो कि ये कोई एक पेरेंट है, इस पेरेंट के दो बच्चे हैं, है ना। इस पेरेंट के कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। अब देखो ये दोनों बच्चे कुछ अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे ये ए है, ये कौन है, बी है। ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, जबकि पेरेंट इनके क्या है, सेम है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वेरिएशन कह देंगे। आई बात समझ में। फिर जीन क्या होता है, जीन वो होता है कि बेटा जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए और फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच कैन ट्रांसक्राइब बट नॉट नेसेसरीली ट्रांसलेटेड। मतलब ये है कि डीएनए से आरएनए तो बना लें, बट जरूरी नहीं कि वो आरएनए से प्रोटीन भी बनाए। अच्छा, जो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना भी लेते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, सिस्ट्रॉन कह देते हैं। ठीक है। व्हाट इज एलील, एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे ये कोई प्लांट की हाइट है, प्लांट की हाइट है, तो इसके दो ट्रेट हो जाएंगे, कौन कौन, एक टॉल और एक ड्वार्फ। तो अब इसको कौन कंट्रोल करेगा, ये एलील। और इसको कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइट को, जीन कंट्रोल कर रहा है। फिर क्रोमोसोम क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है ये प्रेजेंट होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे। फिनोटाइप क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर आपको बाहर से दिख जा रहा है, कौन कितना छोटा है, कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना सांवला है, कितना गोरा है, जो भी दिख रहा है, प्लांट बड़ा है कि छोटा है, उसकी लीफ किस कलर की है, वो आपका क्या होता है बेटा, फिनोटाइप। और उसके लिए जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या है, फिनोटाइप। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि टॉल, क्या कर रहे हैं, टॉल। तो टॉल आपका फिनोटाइप है। अब इसके लिए जीनोटाइप आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, ये आपका जीनोटाइप हो गया, जेनेटिक मेकअप। सीधा समझो, जो करेक्टर जो फरिया जा रहा है, एकदम फरियाना भी समझ हो ना, हाँ अच्छे से दिख जा रहा है, वो क्या है आपका फिनोटाइप। अब अगर मान लीजिए कि अगर दोनों एलील क्या है, सेम है, जैसे इस केस में देखो, तो ये हमारा क्या होगा, होमोजाइगस होगा। इफ बोथ द एलील्स आर डिफरेंट इन द केस ऑफ दिस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस हो जाएगा। ठीक है। डोमिनेंट क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट वो होगा वो जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दूसरे के प्रेजेंस में। जैसे आप यहाँ पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी भी है, बट यहाँ पे डोमिनेंट कौन करेगा, कैपिटल टी डोमिनेंट ओवर कर जाएगा स्मॉल टी के ऊपर। तो कैपिटल टी यहाँ पे हो गया डोमिनेंट और स्मॉल टी क्या हो गया यहाँ पे, रिसेसिव। एक बात ध्यान रखना बेटा, जो कैपिटल लेटर में लिखा गया होगा वो आपका कहा जाएगा डोमिनेंट, और जो रिसेसिव में लिखा गया, जो रिसेसिव होगा, ठीक है, वो किस में लिखा गया होगा, स्मॉल में। इस बात को बताए थे बेटसन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप इसको जो है प्लस में लिख सकते हो जो डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट वाले को प्लस में और रिसेसिव वाले को जीरो में भी लिख सकते हो। फिर लोकस क्या होता है, फिक्स्ड पोजीशन ऑफ जीन। जैसे ये मान लो कोई आपका एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, लोकस कह देंगे। ठीक, क्या करें, लोकस करें। हाइब्रिड क्या होता है, प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग टू डिफरेंट प्लांट। ये ए है और ये बी है, इन दोनों से मिलके एक नया प्लांट बना आपका सी, तो इसी ये हमारा कैसा प्लांट होगा, हाइब्रिड प्लांट। या यू कहें तो जो एफ वन जनरेशन प्लांट होंगे वो क्या होंगे, हाइब्रिड प्लांट होंगे। पनेट स्क्वायर क्या होगा, जेनेटिक मतलब कि जो हमारे पास क्रॉस का रिजल्ट आ रहा है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग एक इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे जिसको क्या कहेंगे, पनेट स्क्वायर कहेंगे। फिर आता है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो देखो बैक क्रॉस का मतलब ये होता है बेटा कि जब आप F1 का क्रॉस करवा दो उनके पेरेंट के साथ, F1 का क्रॉस करवाओ किसके साथ, पेरेंट के साथ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस वास्तव में दो टाइप का होता है, एक होता है टेस्ट क्रॉस, एक कौन सा हुआ, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब ये है कि जब आप F1 का क्रॉस करवा रहे हो उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ, किसके, रिसेसिव पेरेंट के साथ। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लें, F1 में हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी आया, रिसेसिव हमारे पास स्मॉल टी है। अब आप इनका क्रॉस करें तो क्या आया रिजल्ट में, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका यहाँ पे करो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके बाद जो है आप इस स्मॉल टी का करो, इसके साथ कर दो स्मॉल टी,
फिर इसका क्रॉस यहाँ पे किए तो स्मॉल टी स्मॉल टी। आप ये देख रहे हो कि इनका कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी का रेशियो कितना आ रहा है, 50-50% आ रहा है। ठीक है, 50-50% का रेशियो आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है बेटा, टेस्ट क्रॉस हो रहा है। क्या, टेस्ट क्रॉस। और यही अगर जब हम लोग डोमिनेंट के साथ करवाते हैं तब उसको कहा जाता है आउट क्रॉस, जो कि आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए नहीं है, तो इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे। बस ये कहो कि F1 का क्रॉस आप डोमिनेंट के साथ करवा दो, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ आता है एग्जाम में। इसको हमने ऐसे जो है बना दिया है, आपके एग्जाम में इसको पनेट स्क्वायर से भी दे देता है। ठीक है, इस तरीके से पनेट स्क्वायर बनेगा, एक जगह कैपिटल टी एक जगह स्मॉल टी, फिर इधर आप लिखोगे स्मॉल टी क्रॉस करोगे, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद बेटा आता है कि लॉज ऑफ मेंडल। तो मेंडल के बेसिकली 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग कौन से देखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही है बेटा कि अगर हम लोग मान लीजिए कि हमारे पास कोई पेरेंट है, पेरेंट में कौन कौन पेरेंट हम लोग मान लिए, एक है अपने पास डोमिनेंट और दूसरा अपने पास कौन है, पेरेंट रिसेसिव है। जब इनका क्रॉस होगा तो क्रॉस होने के बाद F1 जनरेशन में अपने पास जो पेरेंट या जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो कैसे होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, और इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ये किया था ना, क्या कि कैपिटल टी क्या कैपिटल टी का क्रॉस करवाया था उन्होंने स्मॉल टी के साथ। तो यहाँ से गैमेट मिला था कैपिटल टी, यहाँ से गैमेट मिला था स्मॉल टी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये देखो डिप्लॉयड सेल है, ये हैप्लॉयड हो जा रही है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे हमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। ये कैपिटल टी किसके लिए था, टॉल के लिए था। कि स्मॉल टी किसके लिए था, डॉर्फ के लिए था। जब इसको क्रॉस हुआ तो ये क्या आ गया हमारा, ऑल टॉल प्लांट आ गया, ऑल टॉल। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज कैपिटल टी डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। कैपिटल टी छिप गया और इसका करेक्टर आसानी से निकल आया। ठीक है, अरे भैया ऐसे समझो कि मान लो कि ये तुम हो और ये तुम्हारे बड़े भैया हैं, तो घर में किसकी ज़्यादा चलेगी, जो तुम्हारे बड़े वाले भैया हैं। ठीक है, जो बड़े भैया हैं इनकी ज़्यादा चलेगी आपके ऊपर। आप कुछ कहना भी चाहोगे तो हो सकता है ये आपको दबा देंगे, कहीं चुप रहो, बैठे रहो तुम, पहले हम बोल रहे हैं सुनो धीरे से, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि कैपिटल वाला स्मॉल को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, बस वही चीज़ है। फिर इसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये होता है कि जैसे हम लोग वहाँ ये चीज़ निकाले थे ना कि कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी प्योर टॉल प्योर डॉल्फ का क्रॉस करवाए थे। तो आप देखो हमारे पास F1 जनरेशन में क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब F2 जनरेशन में हम लोग क्या करेंगे, F2 निकालने के लिए ये करेंगे, F1 का क्रॉस F1 के साथ करवा देंगे। जब F1 का क्रॉस यहाँ पे देखो ना, ये चीज़ करवाया गया है, कहाँ गया, हाँ ये देखो टॉल है ड्वार्फ है, फिर गैमेट यहाँ से निकल आया हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन का आ गया। ठीक है, F1 जनरेशन का आ गया। अब F2 ये देखो ये हमारा F1 जनरेशन का आ गया। अब इसका आप F2 जनरेशन निकाल लो। F2 जनरेशन के लिए कैसे क्या करोगे, F1 क्रॉस F1 करोगे, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कर दोगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। ठीक है, तो आप एक बना लो, पनेट स्क्वायर बनाओ। पनेट स्क्वायर में आप एक जगह लिखोगे कैपिटल टी, दूसरे साइड जो है स्मॉल टी, फिर यहाँ पे कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे आप इसको अलग करोगे, एक साइड मेल लिखोगे एक साइड फीमेल को। अब होगा क्रॉस तो रिजल्ट होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ। ठीक है, इसका इसके साथ कैपिटल टी फिर स्मॉल टी जो आया आप इसको बाहर कर लो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये दोनों कैपिटल टी कैसे हो रहे हैं, टॉल हो रहा है, स्मॉल टी क्या हो रहा है आपका, ड्वार्फ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या आ गया, 3:1 आ गया। फिनोटिपिक, भाई टॉल ड्वार्फ दिखेगा ना तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया। इस टॉल में भी आपको दो तरह के टॉल दिख रहे हैं, एक प्योर टॉल दिख रहा है और एक आपका हाइब्रिड टॉल दिख रहा है। तो ये हो रहा है सिंगल, ये हो रहा है भाई दो, हाइब्रिड माने कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो रहा है एक। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो कितना आ गया, ध्यान देना, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या हो रहा है इसका, 3:1 का रेशियो हो रहा है। ये बात ध्यान देना है। ओके, बोलो, आई बात समझ में ना। अच्छा, यहाँ पे जो गैमेट होते हैं, गैमेट्स हमेशा आपको प्योर फॉर्म में मिलेंगे। डोमिनेंट के लिए कैपिटल टी और रिसेसिव के लिए स्मॉल टी, हमेशा
मिलेगा प्योर फॉर्म में, इसीलिए हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसको कहा जाता है। ध्यान देना, ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों आपके डिपेंड है किस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस माने सिर्फ एक करेक्टर को लेके स्टडी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ फ्री असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ फ्री असॉर्टमेंट में ये देखो आप इस तरीके से चार्ट निकल के आता है, वही है, या इसी को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फ्री असॉर्टमेंट। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड होता है, ठीक है। और इस क्रॉस को हम लोग समझे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे, इस ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है और किस पे लिया गया, सीड कलर, सीड कलर और सीड के शेप पे। सीड का कलर कैसे लिए, सीड का शेप कैसे लिया गया, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड। और फिर इसके बाद जो है सीड का कलर कैसा लिया गया, येलो एंड ग्रीन। ये येलो आपका डोमिनेंट है, ग्रीन क्या है यहाँ पे, रिसेसिव है। राउंड ये स्मॉल वाई, ठीक है, राउंड यहाँ पे डोमिनेंट, रिसेसिव कौन, रिंकल्ड। फिर वही डोमिनेंट पेरेंट लेंगे किसको किसको, राउंड येलो, राउंड येलो, और क्रॉस करेंगे ग्रीन रिंकल्ड का। तो इसके लिए आप क्या लिख दोगे, ग्रीन रिंकल्ड। जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ से आप गैमिट निकाल लोगे, जब गैमिट निकालोगे तो गैमिट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे आएगा स्मॉल वाई। दोनों का क्रॉस करना, F1 जनरेशन में आपको मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आपका आ जाएगा राउंड येलो, राउंड येलो। इसके बाद आप करना F2 जनरेशन। तो F2 में आप यही करोगे क्या, कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस कैपिटल आर, ये करोगे। तो यहाँ पे आप पूरे 16 बॉक्स बनाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप पूरे 16 बॉक्स बना लोगे। तो और यहाँ पे आप गैमेट लिखोगे कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। सेम थिंग आप यहाँ पे लिखना, लिखने के बाद आपने रेशियो निकाल लेना। आपको जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा यहाँ पे वो आएगा 9:3:1 आएगा। और जो जीनोटिपिक रेशियो आपको मिलेगा यहाँ पे, जीनोटिपिक रेशियो वो आपको मिलेगा, ऐसे याद कर लेना, 12:24:12:1, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, बना लेना आप इसको पूरा, ठीक है ना। आप पढ़े होगे इसलिए नए डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर इसके बाद आता है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ध्यान देना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है बेटा, ये आपके मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन है, मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन है। ये किस प्लांट पे किया गया, मिराबिलिस जलापा, या जो है कहा जाता है 4 o'clock, 4 o'clock यानी कि मिराबिलिस जलापा पे किया गया। और इसके किस पे, फ्लावर पे किया गया। फ्लावर पे ये किया गया, एक रेड कलर लिया गया और दूसरा कैसा लिया गया, वाइट कलर लिया गया। अब जब इनका क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन में आना चाहिए था रेड, लेकिन कैसा आया, वो आ गया पिंक। यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस किया गया, तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर रेड आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, बट यहाँ पे कैसा आ गया, ये पिंक आ गया। और फिर इसके बाद जब इसको F2 जनरेशन में लेके गए तो यहाँ पे रेड एंड पिंक एंड वाइट, इसका जो रेशियो आया वो आया 1:2:1। अब इसका जीनोटिपिक यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका भी रेशियो है 1:2:1। मतलब इसका जो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक, ये दोनों रेशियो क्या आया बेटा, सेम आया, जो कि था 1:2:1, ठीक। अब हमारे पास जो है आता है अपना कौन सा, लॉ ऑफ मतलब कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में ये होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये होता था ना कि वो अपने करेक्टर को इनकम्प्लीट तरीके से शो करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो पूरा शो कर दे रहे हैं, इनकम्प्लीट में थोड़ा करेंगे, इनकम्प्लीट तरीके से। कोडोमिनेंस में क्या करेंगे, दोनों साथ साथ करेंगे। कोडोमिनेंस ये होगा कि F1 हाइब्रिड रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, मतलब कि जो दोनों पेरेंट हैं दोनों का गुण होगा। इसका एग्जाम्पल आपका जो है AB ब्लड ग्रुप हो गया, है ना। जैसे देखो एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक ए है ब्लड ग्रुप, एक जो है बी है। यहाँ से जीनोटाइप IA आ गया, यहाँ से IB आया, क्रॉस कर दिए तो क्या हो गया, IA IB। जब इसका इनब्रीडिंग हुआ तो इनब्रीडिंग में आप देखो 1:2:1 का आ गया रेशियो, ठीक है ना। स्किन, ये फर कलर इन कैटल,
मान लीजिए क्योंकि ब्लैक कलर कैटल है और वाइट कलर है, और फिर जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो क्या आ जाएगा, मरून कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आता भी है आपके एग्जाम में, ठीक है। और फिर सिकल सेल एनीमिया, हेट्रोजाइगस कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। फीमेल अगर मान लीजिए एच बी एस है, और फिर मेल जो है एच बी एन है, तो फिर आप देखो F1 हाइब्रिड में इन दोनों का करेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को हो जाता है क्या, कोडॉमिनेंस। ये रखो कि दोनों पेरेंट के करेक्टर जो होंगे उसमें दिखाई देंगे उनके ऑफस्प्रिंग में। अब आता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसको प्रपोज किए थे कौन, वॉल्टर सटन थियोडोर बावेरी। और बाद में 1902 में टी.एच. मॉर्गन इसका जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए थे, किस पे, किस ऑर्गेनिज्म पे, फ्रूट फ्लाई पे। तो इसका मेन आइडिया क्या क्या है कि हेरिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। अच्छा, मेंडल को ये बात पता नहीं थी कि जो भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर जा रहे हैं उनके पीछे किसका हाथ है, ठीक है। उन्होंने इसलिए उसको सीधे सीधे नाम दे दिया था फैक्टर। क्या कहा था, फैक्टर कहा। तो उन्होंने कहा था कुछ तो है जो कि अगले जनरेशन में जा रहा है। बाद में उसको जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, ये हो का नाम हो रहा जोहानसन, ठीक है। 1906 में उन्होंने किस टर्म का यूज़ किया, जीन टर्म का यूज़ किया, ठीक है ना। फिर बाद में ये सब, उसके पहले उसको एलील वगैरह अलग अलग लोग नाम दिए वो। तो मॉर्गन ने प्रूफ दिया कि इसका क्रोमोसोमल थ्योरी का मेन आइडिया क्या है इसका, कि यही है कि इसीलिए जो हम कहना कि हेरिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय जीन दैट आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, इसीलिए क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसका क्या है पूरा पॉस्टुलेशन का की पॉइंट क्या है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ये बताया गया कि जो जीन्स प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर इसके बाद जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम एक्सप्लेन्स मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स क्रोमोसोम नंबर। बेटा फर्टिलाइजेशन से ही क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, रीगेन होता है, ठीक है। आप देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, मान लो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 2n है, जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है तो ये हेप्लॉयड हो जाता है ना। जैसे मान लो मेल है तो स्पर्म बन गया और इधर ओवम बन गई, ये भी एन हो गया, ये भी एन हो गया। तो अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या जाइगोट बनेगा, नहीं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही यहाँ पे जाइगोट बना, जो कि डिप्लॉयड फिर से मेंटेन कर लिया। आई बात समझ में ना। तो ये है कॉन्सेप्ट क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। मेंडल ने क्वेश्चन आता है कि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रूट फ्लाई को ही क्यों सेलेक्ट किया या ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इसका जो है लाइफ स्पेन छोटा होता है, 10 से 12 दिन का होता है, ठीक है। कई एक बार में कई ऑफ स्पेन प्रोड्यूस कर सकता है, इनको आसानी से कल्चर किया जा सकता है लैब में, इनके जो भी करेक्टर होंगे आसानी से देखे जा सकते हैं। क्रोमोजोम, इनमें क्रोमोजोम कम होता है, यानी कि 4 पेयर्स यानी कि 8 क्रोमोजोम प्रेजेंट हो जाता है और आसानी से सारे करेक्टर इसलिए अवेलेबल हो जाएंगे। सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म दिखता है, यानी कि फीमेल्स आर जनरली लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल्स आर जनरली लॉन्गर देन मेल्स, इसको हम लोग सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, और आराम से इनको जो हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई ऐसी समस्या नहीं आती इनको हैंडल करने में। तो इन सारे रीजन से मेंडल ने अपने सॉरी मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया था, ओके। ये क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो यह डिसाइड करता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो है मेल होगा या फीमेल होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो मेल होगा या फीमेल होगी, इसका इसका डिटर्मिनेशन करना ही क्या कहा जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। ये कितने टाइप का होता है, बेसिकली 4 टाइप का होता है बेटा। कौन कौन सा, एक्स 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 वाई टाइप, इसमें क्रोमोसोम एक्स एक्स होगा और एक्स वाई होगा। फीमेल यहाँ पे कैसी होगी, एक्स एक्स होगी, मेल क्या होगा, एक्स वाई होगा। यानी कि मेल यहाँ पे कैसा हो रहा है, हेटेरो हेटेरो हो रहा है, हेटेरोजाइगस, और फीमेल कैसी हो रही है यहाँ पे, होमोजाइगस हो रही है, ठीक है। इसका एग्जांपल ह्यूमन, ड्रोसोफिला और मोस्ट ऑफ द मैमल्स होते हैं। फिर जेड 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 डब्ल्यू टाइप, ये बर्ड्स में होता है, बटरफ्लाइज में और कुछ फिशेस में होती है। इसमें जो मेल होता है जेड जेड होगा, फीमेल क्या होगी, जेड डब्ल्यू, यानी कि फीमेल कैसी होगी यहाँ पे, हेटेरो हो गई, ठीक है। और मेल कैसा हो गया यहाँ पे, होमो हो गया। फिर अगला हमारे पास आता है एक्स 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 ओ टाइप, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रॉस हॉपर एंड
कॉकरोच होता है, जहाँ पे फीमेल एक्स एक्स होती है और मेल क्या होता है एक्स ओ हो सकता है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा, या तो एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है, ये जगह पे बाकी दूसरा एब्सेंट होगा। एक और होता है बेटा इन्वायरमेंटल, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल रेप्टाइल और टर्टल होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर किसी कहीं पे कोई मान लीजिए कछुआ वगैरह है और वो अंडे दिया, और वहाँ का टेम्परेचर अगर मान लीजिए बहुत कम है, तो ऐसी जगह पे उन अंडों की हैचिंग के बाद फीमेल्स का नंबर ज़्यादा होगा, फीमेल्स ज़्यादा होंगी। और अगर टेम्परेचर वहाँ पे हाई है तो वहाँ पे मेल्स का नंबर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे नो सेक्स क्रोमोसोम कंट्रोल सेक्स है, ठीक है। किसी भी जो टाइप के जो सेक्स क्रोमोसोम है वो यहाँ पे सेक्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास आता है बेटा कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो ये बात देखो, ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं 2n इक्वल टू कितना 46। अब इसमें दो टाइप के क्रोमोसोम है, एक है बेटा आपका ऑटोसोम, दूसरा कौन सा एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम या हेटेरोसोम। ये आपका फर्स्ट से लेके 22 तक क्या होता है सेम होता है, ठीक है। क्या होता है सेम होता है। जो डिफर होता है या जो डिफरेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है 23rd पेयर में होता है। ये या तो एक्स एक्स हो सकता है या तो एक्स वाई हो सकता है। एक्स वाई होगा तो क्या होगा मेल, एक्स एक्स होगी तो क्या होगी फीमेल, ठीक है। तो वही चीज़ आप देखो, ये एक्स वाई फादर का था क्रोमोसोम और मदर की क्या थी एक्स एक्स थी। ये जो है एक्स अलग हुआ, देखो इधर वाई अलग हुआ। तो अगर ये मेल का एक्स फीमेल के एक्स से जाके जो है फ्यूज की है तो क्या एक्स एक्स बनी, यानी कि जो है क्या बन गई डॉटर बन गई। और इसका वाई क्रोमोसोम अगर इसके एक्स से फ्यूज किया है तो एक्स वाई यानी कि क्या बन गया सन बन गया है, ठीक है। तो ये है क्या मेल में यानी कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स 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 वाई टाइप। बर्ड्स में आप देखो, बर्ड्स फीमेल जो है जेड डब्ल्यू होगी, मेल कैसे जेड जेड होगा। अब इसको आप अलग करो, ठीक है, जेड डब्ल्यू है, आप इसको अलग करो, जेड अलग हो गया डब्ल्यू अलग हो गया, मियोसिस हो रहा है। इधर जेड जेड है तो यहाँ से एक ही टाइप का गैमेट आएगा, इसका फ्यूजन इसके साथ होगा तो कौन बनेगा मेल, डब्ल्यू का इसके साथ फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा फीमेल बन जाएगी। आई बात समझ में? बोलो आगे चलते हैं। हनी हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा। हनी बी का देखो, हनी बी में एक होती है क्वीन रानी और दूसरा होता है ड्रोन, ठीक। ड्रोन क्या होता है मेल, क्वीन क्या होती है फीमेल होती है। अच्छा, क्वीन के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 32 होते हैं, ड्रोन के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 16 होते हैं। अब यहाँ पे होता है मियोसिस तो ये क्रोमोसोम 16 एंड 16 में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। यहाँ पे होता है माइटोसिस एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। अब ये होता है कि इस क्वीन का एक ये क्रोमोसोम इसके साथ जब फ्यूज करता है तो क्या बन जाता है 32 बन गया। और दूसरा वाला जो है ये एज इट इज डेवलप कर जाता है किसमें मेल में, यानी कि ड्रोन में। अब देखो यहाँ पे 32 क्रोमोसोम तो आई। अब डिपेंड करता है, अगर अगर उसके बच्चे को रॉयल जेली मिल रही है, रॉयल जेली अगर उसको खिलाई जा रही है तो वो क्या बनेगी क्वीन बनेगी, यानी कि रानी बनेगी। और अगर रॉयल जेली उसको नहीं मिल रही है तो वो क्या बन जाएंगे बेटा वर्कर्स बन जाएंगी। और ये जो वर्कर्स होंगी ये कैसी होंगी स्टेराइल होंगी, ये कैसी होंगी स्टेराइल होंगी। और क्वीन कैसी होगी फर्टाइल होगी। आई बात समझ में इतना है ना। तो एक चीज़ आप देख रहे हो कि ड्रोन ये जो बना, ये वाला जो ड्रोन आप देखो यहाँ पे नया वाला बना है, कहाँ गया वो, हाँ ये वाला, इसका पापा आपको कहीं दिख रहा है? पापा बाप है इसका, बताओ है कि नहीं है? नहीं है भैया, इसका बाप होता ही नहीं है। जो ड्रोन है मेल मधुमक्खी मधुमक्खा है, इसका बाप नहीं है। आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से डिटर्मिनेशन हो रहा है इसमें। हम्म। आगे देखो, म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन? म्यूटेशन इज ए सडन परमानेंट चेंज इन अ डीएनए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे म्यूटेशन कहेंगे। ये जो है बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अलग अलग कौन कौन से टाइप के होते हैं म्यूटेशन, मेनली दो टाइप के होते हैं। एक है पहला अपने पास जीन म्यूटेशन, या इसी को हम लोग कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा इट इज चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ सिंगल जीन। सिर्फ एक जो न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड समझ रहे हो ना, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, वो न्यूक्लियोटाइड हो रहे हैं।
अगर उसमें कोई एक सिंगल जीन में भी चेंज आ रहा है तो उसको लोग पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। अच्छा, पॉइंट या इस जीन म्यूटेशन क्या क्या हो सकता है, सब्सटीट्यूशन हो सकता है। सब्सटीट्यूशन मतलब ये कि एक को दूसरा क्या है सब्सटीट्यूट कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो ए था, टी था, जी था। अब यहाँ पे ए और टी तो रहा, लेकिन जी को सब्सटीट्यूट कर दिया कौन, सी कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गया। जैसे यहाँ पे देखो ये इस वाली जगह पे कौन एक सब ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये चीज़ आप देखो मान लो एक नया आपको दिख गया, तो ये क्या हो गया सब्सटीट्यूशन। इंसर्शन क्या होगा, इंसर्शन में कोई एक नया ऐड हो जाएगा। जैसे ए टी जी, तीन यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस थे, ठीक है, तीन नाइट्रोजनस बेस थे। अब यहाँ पे ये सी देखो एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे, तो ये आपका इंसर्शन हो गया। अब यहाँ से कोई एक डिलीट हो जाए तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिलीशन कर देंगे। ए टी जी सी है, यहाँ से आप देखो जी डिलीट हो गया तो इसको हम लोग क्या कर दिए, डिलीशन कर दिए। अब ये जो इंसर्शन है डिलीशन होते हैं ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे आप देखो एनसीईआरटी में आपके अगले चैप्टर में बोलिए था, राम हैज रेड कैप, ठीक है, तीन तीन का है, एक दो तीन चार, इस तरीके से हम लोग लिए। तो अभी इसमें ये करते हैं कि एक बार इस एस और आर के बीच में बी ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये आर ए एम एच ए एस बी आर ई डी सी ए, फिर इधर हो गया पे। अब क्या यहाँ पे ऐड कर दें, इसके बीच में आई ऐड कर दें, ठीक है। जब आई ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए एम एच ए एस बी आई आर ई ओ सी ए पी। अब क्या करें, आई और आर के बीच में जी ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। जब जी ऐड कर रहे हैं तो देखो क्या हो जा रहा है, आर ए एम एच ए एस बी आई जी आर ई डी सी ए पी। अब देखो ये हो गया, राम हैज़ बिग रेड कैप। यहाँ पे क्या जो है नया जुड़ा है, बी आई जी, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है हमारे यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एडिशन ही। तो अब ऐसे डिलीशन करना है, डिलीशन आपको करना है तो एक बार मान लो आप इधर से आर को कर दो, फिर ई को कर दो, फिर डी को कर दो, तो हो जाएगा राम हैज़ कैप, तो आपका डिलीशन हो गया। और ये दोनों क्या कॉज कर रहे हैं, आपके फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज कर रहा है। अगला जो अपने पास म्यूटेशन है वो कौन सा है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एब्रिविएशन। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाएगा, जिससे डिलीशन है। लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम सेगमेंट, क्रोमोसोम का कोई एक सेगमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर ये पूरा आपको क्रोमोसोम दिख रहा है। अब यहाँ से इतना पार्ट क्या हो गया, ये डिलीट हो गया। जब इतना पार्ट डिलीट हो गया तो आप देखो इसमें देखो ये दिख रहा है ना, ये चौड़ा वाला पोर्शन, ठीक है। तो डिलीट हो गया, डिलीट हो गया जिससे कितना बचा, तो ये हमारा क्या हो गया, डिलीशन हो गया। डुप्लीकेशन हो, डुप्लीकेशन में से होता है कोई वही डुप्लीकेट हो जा रहा है। जैसे ये इतना था, ठीक है, ये इतना था और यहाँ पे ये देखो डुप्लीकेट हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन। इन्वर्जन, इन्वर्जन में क्या होता है, वो रिवर्स हो जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है, रिवर्सल ऑफ क्रोमोसोम। रिवर्सल कहने का मतलब ये, रिवर्सल का मतलब ये कि जैसे मान लो यहाँ पे ए सी बी इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, तो ये ऐसे रिवर्स कर जाए, तो क्या हो जाए, बी सी ए, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्सल। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाए, है ना। जैसे ये हमारे पास क्रोमोसोम थे, एक ये था एक ये था, अब ये वाला यहाँ से कटा, ये वाला यहाँ से कटा, तो ये वाला जाके यहाँ जुड़ जाए और ये वाला आके जो है यहाँ पे जुड़ गया है। तो अब देखो ये इसके ब्लू के पास रेड वाला आ गया, इस वाले रेड के पास ब्लू आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन। और इसका दूसरा टाइप क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो। क्रोमोसोम का नंबर जो है या तो अगर लॉस हो या गेन हो, गेन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, इसको हम लोग कहेंगे एनियोप्लॉयडी। अगर पूरा का पूरा सेट यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉयडी। पॉलीप्लॉयडी जनरली जो है प्लांट के केस में होता है, ठीक। अब इसके बाद बेटा कॉज ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के कॉज क्या क्या हो सकते हैं, रेडिएशन, ठीक है, केमिकल हो सकता है, और फिर इसके बाद इधर इधर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन के समय जो एयर वगैरह आता है, कोई प्रॉब्लम वो हो सकती है, या वायरसेस हो सकते हैं। इतनी बात आई समझ में बेटा, बोलो। तो ये हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।
और इसका हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे, जिसमें जो कुछ बचा हुआ है उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट कीजिए इसमें, नेक्स्ट पार्ट। ओके बेटा, तो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर सब्सक्राइब करो, और आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो बेटा देखो आप इनको। ठीक है, और अगला नेक्स्ट किस चैप्टर पे जो है आपको रखना है, नेक्स्ट किस चैप्टर पे वीडियो हम लोग रखें, इसको आप हमको चाहे कमेंट में कह दोगे तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू।